हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज अपना कोई टॉपिक नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं RMSSC बी फोर्थ ग्रेड मेडिकल। तो ये वीडियो मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं जिनका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी 2025 की जो वैकेंसीज थी उसके अंदर मेडिकल होना है। ठीक है, तो अब मेडिकल की प्रोसेस क्या है वो भी बात करेंगे, क्या हुई थी उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये मेडिकल हो किन अभ्यर्थियों का रहा है पहले उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आपको पता है राजस्थान जो अभी फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया था उसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट्स थे, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स थे उनका डीवी के लिए 2 गुना बुलाया गया था। डीवी के लिए 2 गुना बनाया गया था। जो पीएच, एक्स सर्विसमैन, विडो और इसके अलावा तलाकशुदा जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो आपने कट ऑफ भी देखी होगी 0.33। उसके बाद में रिवाइज रिजल्ट आया तो उसमें 0.35 हो गई। पीएच कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अब पीएच में मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। मैंने सोचा नहीं था अभी मुझे यह बात आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो, एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर आपकी स्किन ऐसी क्यों है या ऐसा क्यों है, तो मैं उनसे एक बात जाहिर करना चाहूंगा, ये मेरी बाय बर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, जिन भी कैंडिडेट की ऐसी स्किन होती है वो पीएच कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आती हैं? पीएच कैटेगरी में। अब कई बच्चे बोलेंगे पीएच, तो पीएच में अगर शब्द का यूज करना चाहूं तो दिव्यांगजन। दिव्यांगजन, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में या जो इस वीडियो को देख उनके मन में सवाल हो, सर फिर तो आपका आराम से भी किसी भी जॉब में हो जाता है। तो ये वहम मत पालना, पीएच कैटेगरी का वहम मत पालना कि पीएच कैंडिडेट का आराम से हो जाता है। ठीक है। अब मुझे ये खुद पे ये नहीं फील हो रहा है भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, या जो भी भगवान ने दिया है बहुत अच्छा है मेरे लिए, मुझे उससे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बट जिनके मन में ये सवाल आ रहा है ना भी पीएच कैंडिडेट का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, तो वो इस वहम को न पालें। मैं सीधा यही कहूंगा, आप एससी से हो, जनरल से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो या अनदर कैटेगरी से हो, तो आप उसी से फाइट कीजिए। दूसरों बच्चों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए कि सर इनका तो आराम से हो जाता है, हम भी ये बनवा लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने को ये नहीं, सर्विस आपको मिल जाएगी, अगर मिल भी जाएगी एक सुकून नहीं मिलता। क्योंकि जो फर्जी दिव्यांगजन बनवा लेते हैं, सुकून का मतलब यह फिर अंदर से उनको ऐसे लगता है भी हमने किसी एक लाचार की सीट को खराब किया है, तो वो चीजें नहीं करने। और जो चीजें दिव्यांगजनों को कंपटीशन में फेस करनी पड़ती है ना, वो नॉर्मल कैंडिडेट्स को नहीं करनी पड़ती। एग्जाम सेंटर के अंदर पहले तो जब वो तैयारी करते हैं तो उनको, ठीक है, उसके बाद में अलग अलग जैसे सफर करते हैं, जैसे कि किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, किसी को बोलने में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत, किसी को देखने में दिक्कत, किसी को मेंटली में। तो वो जब उन भीड़ से चलते हैं तो लोग उनको ऐसे अजीब नजर से देखते हैं। चलो वो न देखें, फिर भी लोगों से हटकर उनको आगे बढ़ना पड़ता है। वो कितना स्ट्रगल करते हैं नॉर्मल कैंडिडेट से, फिर वो एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर भी उनके साथ आगे जैसे बहुत सी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आप नॉर्मल कैंडिडेट से फाइट कीजिए। चलो टॉपिक पे आते हैं, पहली बात आपको क्लियर हो गई। तो पीएच कैंडिडेट में अलग अलग कैटेगरीज होती है। मैं जिस कैटेगरी से हूं उसकी बात करेंगे हम, हैं बीएलबी से। ठीक है, बीएलबी को वीआईबी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विजुअली इंपायर्ड। वीआई का मतलब होता है विजुअली इंपायर्ड। और इस बीएलबी की, वीआई की सब 2 सीटें बनती है, एक बी और एक एलवी। एक बी और एलवी, ये वीआई की सब सीटें हैं, लेकिन इन्होंने दोनों को इकट्ठा ही रख दिया। इस बी का मतलब होता है ब्लाइंड, इसका मतलब होता है ब्लाइंड, और इसका अर्थ होता है लो विजन। ठीक है, लो विजन। इस ब्लाइंड का मतलब होता है दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, और इसका होता है अल्प दृष्टि। ठीक। लेकिन इन्होंने सभी को जो आरएमएसएसबी वालों ने इन सभी को इसी बीएलवी के अंदर रखा, यानी कि दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि दोनों को एक साथ में ही रख दिया। ठीक है। अब इनका मेडिकल कैसे हुआ? डीवी के लिए, डीवी के बाद में इनका मेडिकल हुआ, तो मैं मेरे थ्रू ही बताऊंगा, फिर आप इस वीडियो को देखना। आपको जो चीजें फेस करनी हो वो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। जो मैंने चीजें फेस की उसकी मैं पूरी आपको स्टोरी बताना चाहूंगा, और ताकि आपको वो परेशानी न हो वो भी आपके साथ मैं साझा करूंगा। ठीक है, चलिए
अब करते हैं अपनी बातों को शुरू। तो मेरा जो मेडिकल था वो 10 को था, 10 अप्रैल को। कहां पर था सर? मेरा था बीकानेर में। बीकानेर, बीकानेर में किस हॉस्पिटल में था? लगभग एक ही हॉस्पिटल है जहां पर मेडिकल होते हैं, तो वो था पीबीएम। ठीक है, पीबीएम हॉस्पिटल ये आपका रेलवे स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है मुश्किल से। ठीक है, तो आप ऑटो पकड़ के जा सकते हो। मुझे मेडिकल से जैसे 10 को मेरा मेडिकल था, तो 9 को मुझे कॉल आई थी। 9 अप्रैल को मुझे सुबह कॉल आ गई थी। कितने बजे बुलाया इन्होंने? इन्होंने मुझे बुलाया सुबह 8 बजे। लेकिन जो आपकी लिस्ट आई हुई है आरएमएसबी बीकानेर मंडल की, उसमें 10 बजे का टाइम है। तो मेरा मानना यही है कि आप 8 बजे या 8 बजे के करीब चले जाइए। ठीक है, 8 बजे के करीब आपको पहुंच जाना है। ठीक है, ये सभी कैटेगरीज के लिए है, लेकिन मैं बीएलबी से, तो मैं बीएलबी की बातें बता पाऊंगा, अनदर नहीं। वहां पर आपको रूम नंबर 14 बताया गया है। कितना? रूम नंबर 14 में आपको पहुंचना है। जैसे ही आप रूम नंबर 14 में पहुंचे, वहां पर आपसे आपका नाम, आप रूम नंबर 14 में पहुंचे, वहां पर आपका नाम और आपके डॉक्यूमेंट्स देख के और एक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 2 पेज का फॉर्म होगा नॉर्मल, उस फॉर्म को भर के, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो साथ में लेके जाने हैं वो क्या क्या लेके जाने हैं, तो आपको कम से कम 4 नवीनतम फोटो, अपनी नवीनतम फोटो, कितनी? 4 आपको नवीनतम फोटो लेके जानी है। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीएच सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपका होना चाहिए। अब पीएच सर्टिफिकेट एक आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब जो आपने डॉक्टर से बनवाया था, किसी भी अपने स्टेट गवर्नमेंट, जो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से जारी होता है ये। ठीक है, वो आपने बनवाया था, वो आपका ऑफलाइन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आपका इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करवाया जाता है, जो राजस्थान गवर्नमेंट करती है, तो आपके पास वो ऑनलाइन वाला भी होना चाहिए। जो चीजें जरूरी है वो बता रहा हूं। उसके बाद में आपका यूडीआईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड ये तो होना ही चाहिए, ये दोनों तो होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका मेडिकल तो हो जाएगा, लेकिन वो आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, ये आधार कार्ड। और इन्होंने तो एक ही आईडी बोली है, लेकिन मैं एक और साथ में लेकर गया, तो आप वोटर आईडी भी साथ में ले जाना। ठीक है, वोटर आईडी भी आप साथ में ले जाना। उसके बाद में ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और सभी की फोटोकॉपी, सभी की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। ये फोटोकॉपी आप ले गए, उसके बाद में कम से कम आपकी 4 या 5 फोटोकॉपी होती है, वो उस फार्म के साथ अटैच करके और 1-2 जगह पर आपके साइन करवा के आपको भेज देते हैं रूम नंबर 14A में। अब आपको भेजा जाएगा रूम नंबर 14A में, 14A में भेजा जाएगा। अब हमारा जो मेडिकल हुआ था वो मेडिकल का पहला दिन था, तो उन्होंने जैसे मतलब जो कैंडिडेट पहले चला गया तो उसकी पहले टेस्ट कर देते थे। ठीक है, और जो बाद में गया तो उसका बाद में। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजों को थोड़ा देखेंगे भी, हाँ कैसे करवाना है। तो इसमें हमें लगभग 14A में हम लाइन में खड़े रहे, कम से कम आधा पौना घंटा लाइन में खड़े रहे। उसके बाद में हमारा नंबर आया। वहां पर बोर्ड बैठा होता है 3 बंदों का, 3 लोग होते हैं उसमें। तो वहां पर एक बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है, डॉक्यूमेंट्स की आपकी जांच होती है, उसमें देखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। उसके बाद में वही बंदा आपसे पूछता है कि आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से तो नहीं हो गया। लोकोमोटर का मतलब होता है भी आपके इस डिसेबिलिटी के अलावा और कोई। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपके कहीं चोट तो नहीं लगी क्या, जैसे उन्होंने मेरे हाथ पैरों को हिलाकर देखा था। ठीक है, फिर मुझसे पूछा भी था कहीं चोट का निशान तो नहीं है, जैसे किसी के ऑपरेशन हुआ है, तो वो चीजें छुपानी नहीं है आपको। अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या आपके कहीं चोट लगी है या अनदर कुछ आपके अंदर है, तो वो चीजें आपको छुपानी नहीं है, आपको उनको बता देनी है। ठीक है, तो मेरे कहीं भी ऐसे नहीं था, नॉर्मल हल्की फुल्की चोट थी, जैसे पैर पे छोटी सी लगी हुई है, तो मैंने उनको बता दिया था भाई इस वजह से मैं फिसल गया था और मेरे लग गई थी, तो वो चीजें उन्होंने नहीं लिखी। फिर उसके बाद में एक आगे मैडम और बैठी होती है उसी रूम में, वो आपको हल्की फुल्की आपसे बातें पूछती है और
लेफ्ट थंब राइट थंब आपसे लगवाया जाता है, और उसके बाद में दोनों जगह पर आपके साइन और आपकी आईडी वगैरह वो सारी उसमें मेंशन कर दी जाती है। वो सारा सेट आपको तैयार करके दे दिया जाता है एक परफॉर्मा। और अब आपको बोला जाता है, हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी फिलहाल, चलो मैं देख के बता ही देता हूं आपको, है ना। एक मिनट वेट करना भाई, बस एक मिनट। वही बात है ना, जब जरूरत होती है जब चीजें टाइम पे मिलती नहीं है। पर चलो कोई नहीं, करते हैं कोशिश, मिल जाएगी। हाँ मिल गया। आपको बोला जाता है एक आइस का हॉस्पिटल है वहां पे, पीबीएम से ये सारी काम आपका पीबीएम हॉस्पिटल में हो रहा है अभी। ठीक है, एक आइस का हॉस्पिटल है, और उस फॉर्म में आपका लिखा होगा ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ठीक है, यहां पर आपको भेजा जाएगा। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लगभग पीबीएम से आपका पड़ता है, आइस का हॉस्पिटल है। वो आपको बोल देंगे कि यहां से थोड़ी दूर है या, और हाँ, कुछ भी चीज पूछने से पहले घबराना मत आप, जो चीजें हैं वो ईमानदारी रखना, जो रील में दिव्यांग है उनके लिए है ये, तो ईमानदारी रखना, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस जगह पर आपको भेज दिया जाएगा। अब वहां पर आपको वो फॉर्म लेके जाना है, और रूम नंबर आपको वहां पर सबसे पहले आपको आपको वहां पर जब आपने ये फॉर्म फिल किया था ना 14 नंबर रूम में, तो यहाँ पर आपको 300 रुपए की एक आपकी रिसिप्ट कटेगी। ये मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर आपकी 300 रुपए की एक रिसिप्ट कटेगी, वो आपको रिसिप्ट साथ में लेके जानी है। फिर आपको भेजा जाएगा यहां पर रूम नंबर, हमारा जो हुआ था, हो सकता है रूम नंबर चेंज हो, तो रूम नंबर 21 में मुझे भेजा गया था, जहां पर आपके आई का टेस्ट होता है, आइस का टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्या होता है, एक चीज वहां पर है ना, एक और होती है, मेडिकल बोर्ड जो होता है ना, जो मेडिकल करवाने आते हैं वो भी वहां पर होते हैं, और जो पेशेंट होते हैं उस हॉस्पिटल के वो भी साथ, मतलब मिक्सअप चल रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो 21 में भेजा गया था। वहां पर जैसे आपके सामने आपने देखा भी होगा, जब आप आइस टेस्ट करवाते हो तो सामने एक चीजें लगी होती हैं, और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, वो चीजें आपसे पढ़वाई जाती हैं। वो चीजें आपसे पढ़ाकर आपका जो एक 10 रुपए की, आप जब उस हॉस्पिटल में एंट्री करोगे तो आपको एक स्लिप कटवानी पड़ेगी, नॉर्मल जैसे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं स्लिप कटवाते हैं ना, वो स्लिप आपको कटवानी पड़ेगी। आइस हॉस्पिटल उसको बोलना है कि मुझे डॉक्टर की, जो आइस वाला डॉक्टर है उसको दिखाना है, उसकी स्लिप आपको कटवानी पड़ेगी। तो उसके बाद में इस पर वो सारी चीजें आपकी मेंशन कर देगा, आपका पहला टेस्ट। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस रूम से वो आपने टेस्ट करवाया, फिर आपका एक रूम नंबर है 18, वहां पर आपको भेजा जाएगा। वहां पर आपको एक डॉक्टर होंगे, वो आपको नॉर्मल टॉर्च से आपकी चीजें चेक करेंगे, और वो भी आपका उस चीजों को मेंशन कर देंगे। दूसरा टेस्ट, फिर वहां से आप आगे निकलोगे, वो बोलेंगे एक मशीन होती है जहां पर ये आपका माउथ रख के ना उस चीजों को चेक किया जाएगा, कैमरा सा होता है उसमें देख के, वो चीजें उसी रूम में होंगी 18 में ही, वो आपका चेकअप होगा, और वो चीजें भी मेंशन हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि रूम नंबर 23 में जाइए, 23 नंबर रूम में भेजा जाएगा, और वहां पर आपके आइस में एक दवाई को डाला जाएगा, आइस में आपकी दवाई को डाला जाएगा। तो आपकी आंखों में वो दवाई डाली जाएगी। ठीक है, दवाई डालने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आधा घंटा वेट कीजिए, 30 मिनट आपको वेट करना होगा।
30 मिनट वेट करने के बाद जब आप 30 मिनट बाद अपनी आंखों को खोलोगे तो आपको सारी चीजें ब्लर दिखाई देंगी। मेरे साथ भी हुआ था, सारी चीजें आपको ब्लर दिखाई देती हैं, मतलब चीजें ऐसे हिलती हुई या आपको सारी चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं घबरा गया था भाई जॉब तो पता नहीं कब मिलेगी, आंखों से वो रात दो बैठे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सही हो जाती है बाद में। ठीक है, अब वो वापस आपको इसी 30 मिनट बाद में दवाई डाली, वापस आपको यहां पर फिर वापस आना है, वो फिर दोबारा आपके टेस्ट करती है। तो टेस्ट नंबर 4, अब आपको रूम नंबर 17 में भेजा जाएगा। रूम नंबर 17 में आपको भेजा जाएगा। ये रूम नंबर चेंज भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही हो, रूम नंबर चेंज भी हो सकते हैं, पर मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं भाई कैसे क्या चेंज होती है। रूम नंबर 17 में आपको भेजा जाएगा। यहां पर आपका जो फॉर्म होगा ना, जो मैंने ये फॉर्म बताया था, उसके पीछे डॉक्टर्स के नाम लिखे होंगे, उसके पीछे लास्ट पेज होगा, उस पर डॉक्टर्स के नाम लिखे होंगे, जो भी डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा, तो वो डॉक्टर आपके 17 में बैठे होंगे। तो वो आपके जब आप लाइन में लगोगे, आपका नंबर आएगा, वो आपकी आईज की जांच करते हैं। 2 डॉक्टर होते हैं, वो दोनों आपकी आईज की जांच, आंखों की जांच करते हैं। ठीक है, जांच करने के बाद में सारी वो बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को नोटिस करते हैं, एक एक चीज को नोटिस करते हैं। तो जो भाई मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्जी दिव्यांग पत्र बनवाए हैं, तो वो पकड़े जाएंगे वहां पे। अब उनकी आगे क्या आरएमएसएसडी या आरपीएससी या एसओजी क्या कार्रवाई करती है, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर जो डॉक्टर रियल आपकी जितनी भी दिव्यांगता होगी, जितनी भी आपकी दिव्यांगता होगी, चाहे आपकी 10% है, चाहे 20% है, चाहे 30% है, चाहे 35 है, और चाहे 40 है, या इससे ऊपर भी है, कितनी मर्जी है, वो जितनी भी आपकी रियल में जितनी भी आपकी दिव्यांगता है, वो उसका परसेंटेज आपको बता देंगे, और वो उस पर मेंशन भी कर देंगे। जो आपका ये फॉर्म है ना, इस पर ये फॉर्म आपका जो आपका मेडिकल बोर्ड है, उस बोर्ड के द्वारा है, उस पर सारा का सारा ये यहां पर लिख देंगे, जितना भी डॉक्टर सारी डिटेल यहां पर लिख देंगे। अब कई बच्चों के मन में सवाल में आएगा, जैसे किसी बच्चे का 10% दिव्यांगता आ गई, वो सोचेगा कि मैं तो अब 10% आ गई, मैं तो दिव्यांग कैटेगरी से बाहर हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं मेडिकल को छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा। तो मेडिकल ये आपको रिपोर्ट तो वहां पर आपको बोर्ड में जमा करवानी ही होगी। अब वो आगे उसकी बोर्ड की क्या कार्रवाई है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, भी किसी का दिव्यांगता का परसेंटेज है वो कम आ गया तो वो आगे क्या करें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका 40% है तो वो वहां पर इस फॉर्म के अंदर यहां पर 40% लिख के और वेरीफाइड कर देते हैं। फिर आपको बोला जाएगा कि हॉस्पिटल के बाहर जो रिसेप्शन होती है वहां से आप मोहर लगवा लीजिए, तो उस डॉक्टर की आपके फॉर्म पर यहां पर लग जाएगी मोहर। अब आपको जाना है, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है, अब आपको जाना है एक पीएमआर हॉस्पिटल। पीएमआर हॉस्पिटल, ये इस हॉस्पिटल से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1-2 किलोमीटर की ये दूरी पर है, तो आप पैदल जा सकते हो, ऑटो से जा सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है, चले जाना। वहां पर आगे आगे इस हॉस्पिटल में होती है एक रिसेप्शन, रिसेप्शन पर आपको यहां पर सबसे पहले करवानी है एंट्री। एंट्री करवाने के बाद में आपने एंट्री करवा ली, फिर आपको रूम नंबर 1 में भेजा जाएगा। रूम नंबर 1 में भेजा जाएगा, यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी ऑनलाइन भी, हाँ सही है या कोई किंतु परंतु तो नहीं है। उसके बाद में यहां से आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप मोहर लगवा लीजिए। अब आपके इस फॉर्म पर लगभग 2 या 3 मोहर हो जाएंगी, पूरा ये जो आपको फॉर्म दिया था। ठीक है, 2-3 मोहर हो गई। अब आपको इसको इस पीएमआर से आपको वापस आना है पीबीएम, जो आपका बोर्ड है, वहीं पर आपको जहां से आप पहुंचे थे ना 14 नंबर रूम में, यही आपको इस 14 नंबर रूम में वापस आ जाना है। अब ये 14 नंबर वाले इस फॉर्म को देखेंगे और आपको वापस भेजा जाएगा 14A में, इसी में वापस भेजा जाएगा। यहां पर जो ये बंदा था नंबर 1, जिसने आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की थी, आपसे पूछा था, इस बंदे को आपने ये डॉक्यूमेंट दिखा देने हैं, और ये सर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फाइनली सबमिट कर लिया जाएगा। आपका फाइनली सबमिट आपका हो जाएगा और आपको ओके कर दिया जाएगा, फिर आप यहां से फ्री हो। इस पूरे प्रोसेस में मुझे सर लगे थे 6 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बज चुके थे, 6 घंटे का टाइम लगा था इतना प्रोसेस करवाने। कैंडिडेट्स आते हैं, लगभग 20-25 कैंडिडेट दिन में वो बुलाते हैं, सभी का मेडिकल होता है और इसी प्रोसेस के आधार पर चलना पड़ता है।
तो फिर भी किसी को कोई डाउट हो, जो मेरे को लगा मैंने बता दिया, ठीक है। और इस कैटेगरी से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, बच्चे बाहर भी बहुत हो रहे हैं भाई, सभी का परसेंटेज कम आ रहा है, सभी का। अब किसी का 40 है तो उसको 30 पे भी आ रहा है, किसी का 20 भी आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का आ ही नहीं रहा है, किसी का परसेंटेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं। अब ये क्या करें आगे क्या नहीं करें उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा 40% था, 40% मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि मेरा ये बाय बर्थ था, ठीक है। तो जिनकी बाय बर्थ होती है उनका कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जिनके बाद में हुई है, चश्मा से सही हो रही है, दवाइयों से सही हो रही है, तो उनका वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जिनका मेडिकल है, और कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें पूछनी हो तो पूछ लेना, ठीक है। और अब अगली क्लास नया टॉपिक, वही ऐदतु वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।